आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। दोस्तों, अगर आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं तो आप खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। चौतरफा घिरने लगा चीन, अमेरिका ने दिए ड्रैगन से अलग होने के संकेत। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से हर तरह के व्यापारिक संबंध खत्म करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के पास चीन से पूरी तरह से अलग होने का विकल्प है। ट्रंप ने एक ट्वीट के माध्यम से अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर द्वारा एक दिन पहले दिए गए बयान का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना संभव नहीं होगा। ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि यह एम्बेसडर लाइटहाइजर की गलती नहीं थी, शायद मैंने खुद को स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन चीन से पूरी तरह से अलग होने के लिए अमेरिका के पास निश्चित रूप से विभिन्न परिस्थितियों में नीति का विकल्प है। ट्रंप ने ये ट्वीट विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और चीन के अधिकारी यांग जिएची की मुलाकात के एक दिन बाद आया। इस सवाल के बीच कि क्या राष्ट्रों के व्यापार समझौतों की रणनीति बनी रहेगी, पोम्पियो के अनुसार यांग ने कहा कि चीनी कृषि खरीद को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो ट्रंप के सौदे के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण था। इस बीच ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने सौदे पर कहा कि ट्रंप ने चीनी अधिकारियों से कहा कि वे यूएस फार्म उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा खरीदकर एक बार फिर चुनाव जीतने में मदद करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के दबाव के आगे झुका चीन, मेजर जनरल स्तर की बातचीत के बाद 10 सैनिकों को किया रिहा। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने 10 भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुए टकराव में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि बड़ी संख्या में चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं। भारत चीन के बीच झड़प के बाद पैदा हुए तनाव को कम करने के लिए जारी मेजर जनरल स्तर की बातचीत के बाद सैनिक रिहा किए गए हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि जिन 10 सैनिकों को रिहाई हुई है उनमें कम से कम 2 अधिकारी शामिल हैं। ये सभी गुरुवार शाम को भारतीय सीमा में वापस आ गए। हालांकि सैनिकों की रिहाई पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था कि हिंसक घटना के बाद कोई भी भारतीय सैनिक लापता नहीं है। गलवान घाटी में मंगलवार से लेकर गुरुवार तक के बीच में दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की 3 राउंड की बातचीत के बाद 10 सैनिकों को चीन ने भारत को वापस भेजा है। कारू स्थित मुख्यालय 3 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल अभिजीत बापट और उनके चीनी समक्ष ने गुरुवार को तीसरी बार मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बैठकें गलवान घाटी में हिंसा के बाद पैदा हुए तनाव को कम करने को लेकर चल रही है। गुरुवार को हुई तीसरी बातचीत सकारात्मक बिंदुओं पर तो खत्म हुई है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारी तनाव को कम करने के लिए आज भी बातचीत जारी रखेंगे। सूत्रों ने कहा कि चीन के साथ और अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, इसे आगे भी लेकर जाने पर सहमति बनी है। सैनिकों की रिहाई की जानकारी रखने वाले शख्स ने यह भी बताया कि सभी सैनिकों के वापस आने के बाद उनकी मेडिकल जांच भी की गई है। पिछली बार वर्ष 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध के दौरान चीन ने किसी भारतीय सैनिक को पकड़ा था। वहीं सोमवार रात हुई हिंसक घटना से पहले साल 1975 में एलएसी पर किसी भी भारतीय सैनिक की शहादत हुई है। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत चीन के बीच हुई हालिया घटना के बाद कई भारतीय सैनिक लापता हैं। हालांकि सेना ने कहा था कि कोई भी भारतीय जवान लापता नहीं है। झड़प में घायल सभी जवानों की हालत स्थिर। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प में जख्मी सभी भारतीय जवानों की हालत स्थिर है और वे जल्द ही अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाएंगे। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि किसी भी जवान की हालत गंभीर नहीं है, वे सभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। 18 जवानों का इलाज सेना के लेह अस्पताल में चल रहा है और वे करीब 15 दिनों में अपनी ड्यूटी पर लौट जाएंगे। वहीं 58 जवान दूसरे अस्पतालों में भर्ती हैं और वे 7 दिनों के भीतर ही अपना कार्य संभाल लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, आरजेडी पर साधा बीजेपी ने निशाना, बोली जेल से चल रही है पार्टी।
जी हां दोस्तों, आगामी 6 जुलाई को बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर मतदान होना है। इसके मद्देनजर गुरुवार को राजधानी पटना में आरजेडी संसदीय दल की बैठक हुई और इसमें एमएलसी उम्मीदवार के नामों को पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा तय करने का फैसला किया गया। आरजेडी के इस फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि पूरी आरजेडी जेल से चल रही है। इसी से समझा जा सकता है कि आरजेडी का संस्करण क्या है। आरजेडी जेल से चलता है और जेल में कौन महापुरुष रहते हैं, इसका फैसला जनता करेगी। अरविंद सिंह ने कहा कि अयोध्या के संत तो नहीं हैं कि जेल में तीर्थ करने गए हैं, बल्कि बिहार के साथ जो किए हैं उसी के गुनाहों की सजा पा रहे हैं। उसी गुनाह के सजायाफ्ता आरजेडी के सुप्रीमो हैं और पार्टी का संचालन कर रहे हैं। बता दें कि अगले महीने की 6 जुलाई को बिहार में विधान परिषद के लिए वोटिंग होनी है। सभी राजनीतिक दल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसमें जातीय समीकरण साधने में जुट गए हैं, जिसके जरिए बिहार चुनाव में जनता को रिझाया जा सके। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद चुनाव को लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। गौरतलब है कि बिहार में इस समय सबसे अधिक विधायकों के साथ आरजेडी सबसे बड़ा दल है। आरजेडी के पास 79, जेडीयू के पास 70 और बीजेपी के पास 54 विधायक हैं। इसके मुताबिक इस बार विधान परिषद के लिए आरजेडी के 3, जेडीयू के 3, बीजेपी के 2 और कांग्रेस का 1 नेता सदन में पहुंच सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को नोटिस। जी हां दोस्तों, लखनऊ में घंटा घर पर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को लखनऊ पुलिस ने नोटिस जारी किया है। सदफ जफर, मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा, उस्मा परवीन सहित अन्य महिलाओं को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस धारा 143, 147, 188, 353 IPC में दर्ज मुकदमों के लिए भेजा गया है। पुलिस ने यह नोटिस सभी प्रदर्शन के दौरान लिखे गए मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 41(1) में जारी किया गया है। गौरतलब है कि लखनऊ के घंटाघर पर महीनों तक CAA NRC के खिलाफ धरना चला था और महिलाएं बैठी थीं। कोरोना वायरस के कारण धरने को स्थगित कर दिया गया था। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना था कि एक बार कोरोना का असर खत्म हो फिर हम दोबारा बैठेंगे। इससे पहले 31 जनवरी को घंटाघर से प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस जारी किया था। यूपी पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन, यातायात बाधित और शांति व्यवस्था में खलल डालने का नोटिस जारी किया था। यह नोटिस 50 से 100 महिलाओं को भेजा गया था। जनवरी में CAA और NRC के खिलाफ घंटाघर में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस का नोटिस भेजा था। उनसे जल्द से जल्द घंटाघर का परिसर खाली करने को कहा गया था। अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 8 राज्यों की 19 सीटों पर वोटिंग जारी। कौन जीत रहा है कितनी सीटें? जी हां दोस्तों, देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। आज शाम को ही 5 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला होने की संभावना है। जिन राज्यों में वोटिंग हो रही है उनमें आंध्र प्रदेश और गुजरात में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीट, जबकि मिजोरम और मेघालय में 1-1 सीट शामिल है। वहीं अरुणाचल में 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। इन चुनावों के नतीजे शाम 5 बजे आएंगे। राजस्थान की 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस ने अपने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। यहां जीत के लिए 51 वोटों की आवश्यकता है। 200 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 72 विधायक हैं और उसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक का समर्थन मिला हुआ है, जबकि कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं और उसे भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पर पहला एक्शन। चीनी कंपनी से 471 करोड़ का ठेका रेलवे ने किया रद्द। जी हां दोस्तों, लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत अब उसे सबक सिखाने में जुट गया है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसमें उसे
417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। इससे पहले सरकार ने BSNL और MTNL को निर्देश दिया था कि वो चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कम करें। भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशंस ग्रुप को ली से करार खत्म कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर में सिग्नलिंग व टेलीकम्युनिकेशंस का काम होना था। इसकी लागत 471 करोड़ रुपए है। भारतीय रेलवे का कहना है कि DFCCIL, जो कि भारतीय रेलवे के अधीन है, उसने खराब प्रदर्शन के कारण चीनी कंपनी के साथ करार को खत्म किया है। DFCCIL ने कंपनी के खराब प्रदर्शन के कारण ये फैसला लिया है। बता दें कि गलवान घाटी में सोमवार की रात भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन की सरकत के बाद देश में गुस्से का माहौल है। इससे पहले बुधवार को टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL को चीनी कंपनियों की उपयोगिता कम करने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने BSNL को निर्देश दिया कि अपनी क्रियान्वयन में चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करें। अगर कोई बीडिंग है तो उस पर नए सिरे से विचार करें। इसके अलावा संचार मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी हिदायत दी है कि इस दिशा में वे भी नए सिरे से विचार करके पुख्ता निर्णय ले। वहीं व्यापारिक संगठन कैट ने चीनी उत्पादों का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय अभियान को और अधिक तेज करने का फैसला किया है। संगठन ने 500 सामानों की सूची तैयार की है, जिससे चीन से नहीं मांगने का फैसला लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तिब्बती PM बोले, गलवान पर चीन का अधिकार नहीं, गलत दावा कर रही है चीनी सरकार। जी हां दोस्तों, तिब्बत की निर्वासित सरकार के PM लोपसंग सांगे ने कहा कि गलवान वैली पर चीन का अधिकार नहीं है। अगर चीनी सरकार ऐसा दावा कर रही है तो ये गलत है। गलवान नाम ही लद्दाख का दिया हुआ है, फिर ऐसे दावों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। PM लोपसंग सांगे ने कहा कि अहिंसा भारत की परंपरा है और यहाँ इसका पालन होता है। वहीं चीन अहिंसा की बातें तो करता है लेकिन पालन नहीं करता, वो हिंसा का पालन करता है। इसका सबूत तिब्बत है। चीन ने हिंसा के दम पर ही तिब्बत पर कब्जा किया है। इस विवाद से निपटने को लेकर सांगे ने कहा कि तिब्बत को जोन ऑफ पीस बनाना होगा। दोनों सीमाएं आर्मी फ्री होनी चाहिए, तभी शांति होगी। भारत और चीन के बीच तिब्बत है और जब तक तिब्बत का मुद्दा हल नहीं होता तब तक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि चीन एशिया में नंबर 1 बनना चाहता है। एशिया में उसका मुकाबला भारत, इंडोनेशिया और जापान से है। इसलिए वो हथेली की 5 फिंगर्स लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, भूटान को काबू करना चाहता है। पहले उसने डोकलाम में नापाक हरकत की, अब लद्दाख में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। उधर नेपाल से भी भारत के रिश्ते थोड़े बिगड़ गए हैं। PM सांगे ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर चीन को सबक सिखाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक रुचि में से आपको चुनना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। PM मोदी ने कुछ करार रद्द करके चीन को संदेश दे दिया है। सांगे ने कहा कि भारत चीन के बीच जो व्यापार चल रहा है उससे चीन को डबल ट्रिपल फायदा हो रहा है। ऐसे में व्यापार पर नियंत्रण से असर होना स्वाभाविक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के गरीब कल्याण रोजगार अभियान की होगी शुरुआत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके अपने गांव देहात में आजीविका उपलब्ध कराने के लिए अगले 125 दिन में 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 6 राज्यों के 116 जिले शामिल किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम तथा रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के एक गांव से करेंगे। इस अभियान में 6 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले के कम से कम 25,000 मजदूर इस अभियान में शामिल होंगे। इस तरह से लगभग 1/3 प्रवासी मजदूरों को इस अभियान का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव भी मौजूद थे। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस अभियान के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ ही स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। सरकार ने एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 25 कार्यों का तेज गति से क्रियान्वयन होगा। इस अभियान में 27 आकांक्षी जिलों को भी शामिल किया गया है। इस अभियान के तहत होने वाले कार्यों में तालाब बनाना, दीवार बनाना, पशुपालन के लिए आवास बनाना, स्थानीय सड़कों और पुलों का निर्माण करना आदि कार्य शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 2400 रुपए में होगी कोरोना की जांच। शाह केजरीवाल की बैठक में हुआ निर्णय।
जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण के निरंतर बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा की। शाह ने दिल्ली में कोरोना महामारी की स्थिति पर एक सप्ताह में तीसरी बैठक की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ गृह तथा स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR के अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। कोरोना वायरस संक्रमण की ताज़ा स्थिति के साथ साथ इससे निपटने की तैयारियों तथा योजनाओं पर भी इसमें चर्चा की गई। इसके साथ ही राजधानी और NCR के जिलों के बीच लोगों के आवागमन को लेकर भी बातचीत हुई। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों तथा घोषणाओं का भी बैठक में उल्लेख हुआ। शाह ने पिछले 4 दिनों में दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के साथ भी उन्होंने बैठक की। उन्होंने दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी कोरोना से निपटने की रणनीति पर चर्चा की थी। गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार के कोरोना उपचार के लिए निर्धारित प्रमुख अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश का भी औचक दौरा किया था। इसके बाद राजधानी के सभी अस्पतालों में निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बैठक के दौरान आए सुझाव के आधार पर दिल्ली में कोरोना जांच की कीमत करके 2400 रुपए की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रैपिड टेस्ट भी बड़ी संख्या में किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है और आंकड़ों के अनुसार रिकॉर्ड 2414 नए मामले सामने आने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 47,000 को पार कर गया। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।